उपसंहार। यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस विषय में जो भी कुछ मैं कहना चाहता था वह मैं सब कह चुका हूँ। कानूनी भाषा में मैंने कानूनी बहस लंबी खींची है और तर्क दिए हैं। ऐसा करने में मैंने अति दीर्घ अति विस्तृत प्रणाली का अनुकरण किया है जो विक्टोरियन वकीलों को बेहद प्रिय है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्ष एक दूसरे की दलीलों, वादी प्रतिवादी के प्रत्युत्तरों, खंडनों, प्रतिवादी के अधिक उत्तरों और अधिक खंडनों आदि में व्यस्त रहते हैं। मैंने ये जानबूझकर किया है जिससे कि पाकिस्तान के पक्ष अथवा विपक्ष में पूर्ण एवं स्पष्ट राय बन सके। पूर्वगामी पृष्ठ दलीलों से युक्त हैं। मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर उनमें निहित तथ्य सत्य हैं। मैंने अपने निष्कर्ष भी दिए हैं। अब हिंदू और मुसलमानों को भी अपने निष्कर्ष देने चाहिए। उनके उक्त कार्य में उन्हें सहायता देने के लिए ये अच्छा होगा कि मुद्दे निर्धारित कर दिए जाएं। दलील के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दे आवश्यक प्रतीत होते हैं। 1. भारत के राजनीतिक विकास के लिए क्या हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है? यदि आवश्यक है तो हिंदू और मुस्लिम दो पृथक राष्ट्र होने की नई विचारधारा के बावजूद क्या ये एकता संभव है? 2. यदि हिंदू मुस्लिम एकता संभव है तो क्या इसे तुष्टीकरण अथवा समझौते द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए? 3. यदि ये तुष्टीकरण से प्राप्त की जाती है तो वे कौन सी नई सुविधाएं हैं जो मुसलमानों को दी जा सकती हैं और जिसके फलस्वरूप उनका इच्छित सहयोग उनके अन्य हितों को हानि पहुंचाए बिना प्राप्त किया जा सकता है? 4. अगर यह समझौते द्वारा किया जाना है तो उस समझौते की शर्तें क्या हैं? यदि मात्र 2 विकल्प हैं, अर्थात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में भारत का विभाजन अथवा 2 संविधान सभाओं, कार्यपालिकाओं और सेवाओं में 50% भागीदारी, तो कौन सा विकल्प अधिक श्रेष्ठ है? 5. यदि भारत अखंड रहता है तो क्या वह इस बात पर भरोसा कर सकता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेंगे, ये मानते हुए कि यह स्वतंत्रता बरतानिया से जीती गई है? 6. हिंदू और मुसलमानों के बीच चल रहे विरोध और उन्हें 2 विभिन्न राष्ट्रों में विभाजित करने की नई विचारधारा के संदर्भ में क्या इन दोनों राष्ट्रों के लिए एकमात्र ऐसा संविधान बनाया जा सकता है जिसके फलस्वरूप ये आशा की जा सके कि वे दोनों उसे कार्यान्वित करने की इच्छा प्रकट करेंगे और उसमें कोई गत्यावरोध उत्पन्न नहीं करेंगे? 7. इस कल्पना पर कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत स्थायी हो गया है, क्या भारत भौतिक एकता के अभाव में एक इकाई के रूप में असंगत नहीं हो जाएगा तथा सामान्य नियति और सामान्य विश्वास में बंधा यह देश एक शक्ति संपन्न और एकताबद्ध राष्ट्र के रूप में अपना विकास करने के अयोग्य नहीं हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप यह देश निर्बल और रोगग्रस्त होकर आसानी से बरतानिया अथवा अन्य किसी दूसरी बाहरी शक्ति के सतत अधीन हो जाएगा? 8. यदि भारत एक संयुक्त देश नहीं हो सकता तो क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि भारतीय जन इस बेमेल अखंड भारत को पाकिस्तान और भारत रूपी 2 प्राकृतिक भागों में शांति से विभाजित करने में मदद करें? 9. इस झूठी आशा से कि हिंदू और मुसलमान किसी दिन एक हो जाएंगे और इस देश के सदस्यों तथा भारत माता के सपूतों की तरह यहाँ रहेंगे, भारत को एक अविभाजित देश के रूप में रखने के व्यर्थ प्रयास की अपेक्षा क्या ये अधिक अच्छा नहीं होगा कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान 2 स्वतंत्र और पृथक राष्ट्र बना दिए जाएं? निम्नोक्त 3 बातों 1. ऐतिहासिक देश प्रेम की मिथ्या भावना, 2. प्रदेश के अनन्य स्वामित्व की मिथ्या धारणा और 3. स्वयं के विषय में सोचने की इच्छा का अभाव के अलावा पूर्वगामी पृष्ठों में सन्निहित सामग्री की सहायता से भारतीयों को इन मुद्दों पर दृढ़तापूर्वक सोचने और अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। उक्त 3 बाधाओं में अंतिम पर पार पाना बहुत कठिन है। दुर्भाग्यवश भारत में चिंतन की बहुत कमी है और स्वतंत्र चिंतन तो और भी कम है। ये बात विशेषतः हिंदुओं के बारे में है। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक के तर्क का एक बड़ा भाग उन्हीं को संबोधित किया गया है। इसके कारण स्पष्ट है, हिंदू बहुसंख्या में है। बहुसंख्या में होने के फलस्वरूप उनके दृष्टिकोण को स्थान मिलना चाहिए। यदि उनकी औचित्यपूर्ण अथवा भावात्मक आपत्तियों के निवारणार्थ कोई प्रयत्न नहीं किया गया तो शांतिपूर्ण समाधान की अधिक संभावना नहीं है। लेकिन इसके कुछ विशेष कारण हैं जिसके फलस्वरूप बहस के एक बड़े भाग को उन्हें संबोधित करने में मुझे अग्रसर होना पड़ा है,
जो शायद दूसरों को स्पष्ट न हो। मैं ये अनुभव करता हूं कि वे हिंदू जो अपने साथियों के भाग्य का मार्गदर्शन करते हैं, श्री कार्ले के कथनानुसार दर्शन चक्षु खो चुके हैं और व्यर्थ के जादुई मायालोक में विचरण कर रहे हैं, जिसका परिणाम मुझे डर है हिंदुओं के लिए भयानक होगा। हिंदू कांग्रेस की पकड़ में है और कांग्रेस श्री गांधी की पकड़ में। ये नहीं कहा जा सकता कि गांधी जी ने कांग्रेस को सही नेतृत्व प्रदान किया है। श्री गांधी ने पहले तो 2 बातों के बहाने विभाजन विषयक प्रश्न को टालने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत का विभाजन एक नैतिक भूल है और एक पाप है जिसके भागीदार वह नहीं होंगे। ये एक आश्चर्यजनक तर्क है। भारत ही अकेला ऐसा देश नहीं है जिसे राष्ट्रीय तथ्यों पर अवलंबित कारणों से प्राकृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित सीमाओं के स्थानांतरण संबंधी समस्या अथवा विभाजन का सामना करना पड़ा हो। पोलैंड का 3 बार विभाजन हुआ और कोई भी ये विश्वास से नहीं कह सकता कि उसका अब आगे विभाजन नहीं होगा। यूरोप में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनका गत 150 वर्षों की अवधि में विभाजन न हुआ हो। ये तथ्य इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश का विभाजन न नैतिक है और न अनैतिक। ये एक सामाजिक, राजनीतिक अथवा फौजी प्रश्न है। इसमें पाप का कोई स्थान नहीं है। दूसरे प्रश्न के संदर्भ में श्री गांधी ने विरोध स्वरूप कहना शुरू कर दिया है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और पाकिस्तान सिर्फ श्री जिन्ना की कल्पना है। ये समझना बेहद कठिन है कि गांधी जी इतना भी अपनी आंखों से नहीं देख सके कि किस तरह मुस्लिम जनता पर श्री जिन्ना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और किस प्रकार वह अपनी पूरी ताकत को एकत्रित करने में व्यस्त हैं। इसके पूर्व श्री जिन्ना जनता के आदमी नहीं थे, वे जनता पर अविश्वास करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि जिन्ना कांग्रेस की सदस्यता मैट्रिक पास लोगों तक ही सीमित करना चाहते थे। आम जनता को राजनीतिक शक्ति से बाहर रखने के लिए वे सदा उच्च मताधिकार के पक्ष में रहे। श्री जिन्ना कभी भी एक पक्के, निष्ठावान तथा अनुरक्त मुस्लिम नहीं थे। विधानसभा की सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण करते हुए पवित्र कुरान को चूमने के अलावा ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी उसकी विषय वस्तु अथवा विशिष्ट अभिप्रायों को समझने का झंझट मोल लेने का कष्ट नहीं किया। ये संदेहास्पद है कि वे कभी किसी मस्जिद में गए हों या धार्मिक अथवा राजनीतिक मजलिस में मुस्लिम जनता के बीच उन्हें देखा गया हो। आज श्री जिन्ना में पूर्ण परिवर्तन पाया जाता है। आजकल वे जनता के आदमी हैं, जनता से ऊपर नहीं हैं, वे उनके साथ हैं। अब जनता ने उन्हें अपने से ऊपर उठा दिया है और उन्हें कायदे आजम नाम से पुकारती है। अब वे इस्लाम धर्म के प्रति मात्र श्रद्धालु ही नहीं, अपितु उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। मात्र कलमा की अपेक्षा आज वे इस्लाम के बारे में अधिक समझते हैं। आज वे खुतबा सुनने और ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हुए प्रसन्न होते हैं। डोंगरी और नुल बाजार एक समय श्री जिन्ना को उनके नाम से जानते थे, अब वे उन्हें उनकी उपस्थिति से जानते हैं। बंबई में कोई भी मुस्लिम सभा अल्लाहु अकबर तथा कायदे आजम जिंदाबाद के नारों के बिना प्रारंभ अथवा समाप्त नहीं होती। इस मामले में उन्होंने फ्रांस के किंग हेनरी का अनुसरण किया है, जो कि इंग्लिश किंग चार्ल्स एक के ससुर थे। हेनरी एक हनोट धर्म के अनुयायी थे, परंतु पेरिस में वे कैथोलिक चर्च में जनता के बीच जाने में भी नहीं हिचकिचाते थे। उनका विश्वास था कि पेरिस का शक्तिशाली समर्थन पाने के लिए अपने विश्वास को बदलकर हनोट चर्च में जनता के बीच जाना सस्ता सौदा है। जिस प्रकार हेनरी 4 के लिए पेरिस जनता का प्रतीक था, इसी प्रकार श्री जिन्ना के लिए डोंगरी और नल बाजार जनता का प्रतीक बन गया है। ये एक रण कौशल है, लामबंदी है, परंतु यदि इसे श्री जिन्ना की विवेकपूर्ण स्थिति से अंधविश्वास की प्रवृत्ति की ओर जाना कहा जाए तो वे अपने आदर्श से नीचे गिर रहे हैं और मुस्लिम समाज के विभिन्न स्तरों पर भी इसका प्रसार करते हुए इस मनोवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये इतना स्पष्ट है जितनी कि कोई चीज हो सकती है। श्री गांधी के असाधारण दृष्टिकोण का एकमात्र आधार राष्ट्रवादी मुसलमान है। लीग को बनाने वाले सांप्रदायिक मुसलमानों और राष्ट्रवादी मुसलमानों के अंतर को समझना कठिन है। ये अत्यंत संदिग्ध है कि राष्ट्रवादी मुसलमान किसी वास्तविक जातीय भावना, लक्ष्य तथा नीति से कांग्रेस के साथ रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वे मुस्लिम लीग से पृथक पहचाने जाते हैं। ये कहा जाता है कि वास्तव में अधिकांश कांग्रेस जनों की धारणा है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवादी मुसलमानों की स्थिति सांप्रदायिक मुसलमानों की सेना की एक चौकी की तरह है। ये धारणा असत्य प्रतीत नहीं होती।
जब कोई व्यक्ति इस बात को याद करता है कि राष्ट्रवादी मुसलमानों के नेता स्वर्गीय डॉक्टर अंसारी ने सांप्रदायिक निर्णय का विरोध करने से इनकार किया था, यद्यपि कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा पारित प्रस्ताव का घोर विरोध होने पर भी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन उपलब्ध हुआ। इतना ही नहीं, मुसलमानों में लीग के प्रभाव की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि अनेक मुसलमान जो लीग के विरोधी थे, लीग में सम्मिलित होने और उससे संधि करने के निमित्त अपना स्थान ढूंढने के लिए मजबूर हो गए। बंगाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री फजलुल हक और स्वर्गीय सर सिकंदर हयात खान के विचारों के बदलाव पर नजर डालने से उक्त तथ्य की सच्चाई सामने आ जाती है। 1937 में जब श्री जिन्ना ने लीग का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया था, सर सिकंदर और श्री फजलुल हक दोनों ने अपने अपने प्रांतों में मुस्लिम लीग की शाखाओं के गठन का विरोध किया था। लेकिन उक्त विरोध के बावजूद जब 2 वर्ष की अवधि में पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग की शाखाओं का गठन हुआ तो दोनों उसमें सम्मिलित होने के लिए विवश हो गए। ये मामला उन लोगों का है जो आए थे आक्षेप लगाने और रह गए विनती करने के लिए। लीग की विजय का इससे अधिक और कोई प्रबल प्रमाण नहीं हो सकता है। तथापि एक समझौते पर पहुंचने के लिए श्री जिन्ना तथा लीग से बातचीत करने के बावजूद श्री गांधी ने एक भिन्न मोड़ लिया। उन्होंने कांग्रेस से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित करा लिया। बरतानिया सरकार के विरुद्ध ये प्रस्ताव एक चुनौती थी, परंतु अल्पसंख्यकों के मामले में बरतानिया सरकार के हस्तक्षेप को समाप्त करने का ये एक प्रयास भी था, ताकि कांग्रेस उक्त विवाद को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी शर्तों तथा विचारों के अनुसार तय करने का अवसर पा सके। अन्य अल्पसंख्यकों तथा मुसलमानों की अवहेलना करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उक्त प्रस्ताव हरादतन तो नहीं, लेकिन परिणाम स्वरूप अवश्य था। उक्त भारत छोड़ो आंदोलन पूर्णतया असफल रहा। वह एक उन्मत्त साहस था जिसने पैशाचिक रूप धारण कर लिया था। वो एक घर फूंक नीति आंदोलन था जिसमें लूटमार, बलात्कार और हत्या के शिकार भारतीय थे और इस दुष्कृत्य को करने वाले कांग्रेस जन थे। पराजित होकर महात्मा गांधी ने, जब वे जेल में थे, इससे पीछा छुड़ाने के लिए मार्च 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया। वे असफल हुए, तदुपरांत बीमार हो गए। उनकी हालत धीरे धीरे गिर रही थी। ये सूचना पाकर बरतानिया सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया, इस डर से कि कहीं उनके हाथों उनकी मृत्यु न हो जाए और उन्हें कलंक न लग जाए। जेल से बाहर आने पर गांधी जी को मालूम हुआ कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब अपनी पुनर्प्रतिष्ठा और देश की एकमात्र प्रधान संस्था कांग्रेस की प्रतिष्ठा के लिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन के फलस्वरूप जा चुकी थी और जिसके फलस्वरूप हिंसात्मक वातावरण उत्पन्न हो गया था, महात्मा गांधी ने वाइसराय से बातचीत शुरू कर दी। इस प्रयास से हारकर श्री गांधी श्री जिन्ना की ओर मुड़े। 17 जुलाई 1944 को श्री गांधी ने श्री जिन्ना को एक पत्र लिखकर उनसे मिलने और उनके साथ सांप्रदायिक सवाल पर चर्चा करने की इच्छा प्रकट की। श्री जिन्ना ने गांधी जी को बंबई में अपने निवास स्थान पर मिलने का निमंत्रण दिया। वे दोनों 9 सितंबर 1944 को मिले। ये अच्छा हुआ कि अंतोदगत्वा गांधी जी को समझ आई और वे उस रोशनी के अवलोकन के लिए राजी हो गए जो उनकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी और जिस पर निगाह डालने से उन्होंने अभी तक इनकार किया था। उनकी बातचीत का आधार श्री राजगोपालाचार्य का श्री जिन्ना को प्रस्तुत वह सूत्र था जो CR सूत्र के नाम से जाना जाता है। श्री जिन्ना के अनुसार अप्रैल 1944 में श्री राजगोपालाचार्य और गांधी जी की बातचीत उस समय हुई जब श्री गांधी जेल में अनशन कर रहे थे और उस सूत्र का पूर्ण समर्थन गांधी जी ने किया था। श्री राजगोपालाचार्य का सूत्र या फॉर्मूला इस प्रकार है। 1. स्वतंत्र भारत के संविधान के संबंध में निम्नांकित प्रस्तुत शर्तों के अधीन मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करती है और परिवर्तन की अवधि तक अस्थायी अंतरिम सरकार की रचना करने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी। 2. युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए उन जिलों का सीमांकन करने के लिए जिनमें मुस्लिम जनसंख्या का पूर्ण बाहुल्य है, एक आयोग की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार सीमांकित क्षेत्रों में वयस्क मताधिकार अथवा व्यवहार्य मत प्रणाली के आधार पर संपन्न समस्त निवासियों का मतदान अंतोदगत्वा हिंदुस्तान के विभाजन का प्रश्न हल करेगा। यदि बहुमत हिंदुस्तान से पृथक
एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य की स्थापना का निर्णय करता है तो उक्त निर्णय का कार्यान्वयन सीमाई जिलों को दोनों में से किसी राज्य को चुनने का अधिकार दिए जाने की शर्त के साथ कर दिया जाएगा। 3. मतदान होने के पूर्व सब दलों को अपने अपने दृष्टिकोणों की वकालत करने की स्वतंत्रता होगी। 4. विभाजन की स्थिति में सुरक्षा, व्यापार, संचार और अन्य अनिवार्य प्रयोजनों के संरक्षण के लिए पारस्परिक समझौते किए जाएंगे। 5. जनसंख्या का कोई भी स्थानांतरण पूर्ण ऐच्छिक आधार पर होगा। 6. उक्त शर्तें बरतानिया सरकार द्वारा भारत को शासन की पूर्ण सत्ता और दायित्व का स्थानांतरण किए जाने पर ही लागू होंगी। ये बातें जो 9 सितंबर को प्रारंभ हुई 18 दिन तक चलीं और ये घोषणा हुई कि वार्ता भंग हो गई है। परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर इसकी भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोग प्रसन्न थे और कुछ दुखी, परंतु चूंकि दोनों ही उक्त वार्ता के ठीक पूर्व श्रेष्ठता की उपलब्धि के संघर्ष में अपने विरोधियों द्वारा शिकस्त खा चुके थे, श्री गांधी अंग्रेजों से और श्री जिन्ना पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी से, फिर भी अधिकांश जनता आशान्वित थी कि समस्या के समाधान का कोई उचित प्रयास उनके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। असफलता का कारण व्यक्तियों में दोषों का होना है। तथापि ये कहा जाना चाहिए कि CR सूत्र में भी कतिपय मौलिक दोषों के फलस्वरूप असफलता अनिवार्य थी। CR सूत्र में अनेक दोष हैं। सर्वप्रथम उक्त सूत्र ने सांप्रदायिक प्रश्न को राजनयिक प्रश्न के साथ एक अटूट गांठ में बांध दिया। एकीकरण कौशल के रूप में उसमें ना कोई राजनयिक समझौता और ना सांप्रदायिक समझौता है, जिसके आधार बिना ही उक्त सूत्र आगे बढ़ता है। उक्त सूत्र ने कोई समझौता सूत्र प्रदान नहीं किया। इसने श्री जिन्ना को सौदेबाजी के लिए प्रेरित किया है। ये एक सौदेबाजी ही थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने में यदि आप हमारी सहायता करेंगे तो हम भी आपके पाकिस्तान के प्रस्ताव पर सहर्ष विचार करेंगे। मैं नहीं जानता कि श्री राजगोपालाचार्य को ये विचार कहाँ से मिला कि स्वतंत्रता प्राप्ति का ये सर्वोत्तम साधन है। ये संभव है कि श्री राजगोपालाचार्य ने ये विचार भारत के उन पुरातन हिंदू राजाओं से लिया हो जिन्होंने बाहरी शत्रुओं के आक्रमण के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने पड़ोसी राजकुमारों को अपनी लड़कियां देकर संधि तथा मेल कर लिया था। श्री राजगोपालाचार्य इस बात को भूल गए कि इस प्रकार के मेल और संधियां ना तो उत्तम पति ही उपलब्ध करा सकी और ना स्थायी मित्रता ही। इस प्रकार कार्य को आगे बढ़ाने में सांप्रदायिक समझौते को स्वतंत्रता की प्राप्ति का आधार मानना भारी मूर्खता का कार्य है। लोभ लालच के रूप में सांप्रदायिक सुविधाएं प्रदान करना एक पार्टी को दूसरी पार्टी को जाल में फंसाने का तरीका है। CR सूत्र ने सांप्रदायिक समझौते को एक बिकाऊ वस्तु बना दिया। CR सूत्र में दूसरा अवगुण उस तंत्र से संबद्ध है जो किसी समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है। उक्त सूत्र में इस कार्य के लिए जिस एजेंसी का सुझाव दिया गया वह है अंतिम सरकार। ऐसा करने में श्री राजगोपालाचार्य द्वारा 2 कठिनाइयां स्पष्ट रूप से अनदेखी कर दी गई। पहली कठिनाई यह है कि एक बार अस्थायी सरकार की स्थापना हो जाने के बाद संबंधित पार्टियों की प्रतिज्ञाओं में सहमति तथा एकबद्धता नहीं रहती। ये मामला पूरी की जाने वाली प्रतिज्ञा के विरुद्ध क्रियान्वित प्रतिज्ञा वाला हो जाता है। अस्थायी सरकार की स्थापना की स्वीकृति से लीग को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस की सहायता करने की प्रतिज्ञा का कार्यान्वयन करना पड़ता, परंतु पाकिस्तान लाने के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञा पूर्ण होने का कार्यान्वयन बाकी रह जाता। श्री जिन्ना आग्रह करते हैं और ठीक करते हैं कि प्रतिज्ञाएं एकबद्ध होनी चाहिए, पर क्या वे कभी अपने को उस स्थिति में रखने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं? दूसरी कठिनाई जिसकी श्री राजगोपालाचार्य ने अनदेखी की है वो ये है कि यदि अस्थायी सरकार कांग्रेस द्वारा प्रदत्त समझौते वाले अंश को कार्यान्वित करने में असफल हो जाती है तब क्या होगा? कौन इसको लागू करेगा? अस्थायी सरकार एक प्रभुत्व संपन्न सरकार होगी और वह किसी उच्च सरकार पर आश्रित नहीं होगी। यदि उसके द्वारा उक्त समझौता कार्यान्वित नहीं किया गया तो मुसलमानों के लिए विद्रोह के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। पाकिस्तान के लिए अस्थायी सरकार को संविधान बनाने का कार्य सौंपना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये एक जाल है, समाधान नहीं। संवैधानिक परिवर्तन होने का एकमात्र प्रशस्त मार्ग संसदीय अधिनियम है, जिसमें वे नियम गर्भित होंगे जो ब्रिटिश भारत के राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण तत्वों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।
CR सूत्र में एक तीसरा दोष है। ये सूत्र रक्षा, विदेश व्यापार, सीमा शुल्क जैसे साझे हित के मामले में संरक्षण के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच संधि के लिए उपबंध है। यहाँ पुनः श्री राजगोपालाचार्य स्पष्ट कठिनाइयों से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। साझे हितों के मामलों की सुरक्षा किस प्रकार संपन्न हो? मेरी समझ में इसके दो मार्ग हैं। प्रथम यह कि एक ऐसी केंद्रीय सरकार हो जिसमें उक्त विषयों से संबद्ध कार्यकारिणी और संवैधानिक अधिकार निहित हों। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं होंगे। क्या श्री जिन्ना इसे स्वीकार करेंगे? स्पष्ट है कि नहीं। दूसरा मार्ग यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान प्रभुत्व संपन्न राज्य बना दिए जाएं और साझे हित के मामलों से संबंध एक संधि द्वारा उन दोनों को बांध दिया जाए। परंतु यह सुनिश्चित करने का तरीका बनाना होगा कि संधि की शर्तों का पालन होगा, क्योंकि पाकिस्तान प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में कभी भी इसका परित्याग कर सकता है, चाहे उसका डोमिनियन रूप क्यों ना हो। उक्त धारा की रचना करने में श्री राजगोपालाचार्य को स्पष्टतः 1922 की एंग्लो आयरिश संधि से प्रेरणा मिली प्रतीत होती है, परंतु वे इस तथ्य को भूल गए हैं कि उक्त संधि का अस्तित्व तब तक रहा जब तक आयरलैंड का स्वरूप डोमिनियन का नहीं हुआ, और जो ही वह डोमिनियन हो गया उसने उस संधि का परित्याग कर दिया और ब्रिटिश संसद चुपचाप दांत पीसती रही, क्योंकि वह जानती थी कि वह कुछ नहीं कर सकेगी। वार्ता भंग हो जाने का किसी को खेद नहीं हुआ। यदि किसी को खेद हुआ तो इसलिए कि वार्ता उन प्रश्नों को स्पष्ट किए बिना भंग हो गई जिनके विषय में श्री जिन्ना ने अपने सार्वजनिक भाषणों में विवेकपूर्ण चुप्पी साधी हुई थी। यद्यपि उनके द्वारा निजी बातचीत में उन विषयों के बारे में अनेक बार कहा गया है। ये प्रश्न है: 1. क्या मुस्लिम लीग के प्रस्ताव के फलस्वरूप पाकिस्तान को स्वीकार किया जाए? 2. क्या मुस्लिम लीग से अलग योग्य मुसलमानों को इस मामले में कुछ नहीं कहना है? 3. पाकिस्तान की सीमाएं क्या होंगी? क्या उसकी सीमाएं पंजाब और बंगाल की वर्तमान प्रशासकीय सीमाएं होंगी या फिर वे सीमाएं प्राकृतिक आधार पर होंगी? 4. लाहौर में पारित प्रस्ताव में उल्लिखित शब्दों आवश्यकता अनुसार प्रदेशों के एकीकरण की शर्त के आधार पर का क्या अर्थ है? वे ऐसे कौन से प्रदेश हैं जिनके एकीकरण की बात लीग के दिमाग में है? 5. लाहौर प्रस्ताव के अंतिम भाग में उल्लिखित शब्द अंतोत्कत्वा का क्या अभिप्राय है? क्या लीग ने किसी एक अंतिम अवधि की बात सोची है जिसमें पाकिस्तान एक पूर्ण स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य नहीं होगा? 6. यदि श्री जिन्ना का प्रस्ताव ये है कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाएं मौजूदा प्रशासकीय सीमाएं हों, तो क्या वह परिगणित जातियों को, या यदि मैं यहाँ तक कहूँ कि पंजाब और बंगाल में गैर मुसलमानों को मतदान द्वारा ये निर्णय लेने की आज्ञा देंगे कि क्या वे श्री जिन्ना के पाकिस्तान में सम्मिलित होने की इच्छा कर सकते हैं, अथवा पंजाब और बंगाल में गैर मुस्लिम लोगों के मतदान के परिणाम को स्वीकार करने के लिए श्री जिन्ना तत्पर होंगे? 7. पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से जोड़ने के लिए क्या श्री जिन्ना यूपी और बिहार होते हुए कोई गलियारा चाहते हैं? इससे बहुत लाभ होगा यदि श्री जिन्ना से सीधे प्रश्न किए जाएं और उनके स्पष्ट उत्तर प्राप्त किए जाएं। परंतु इन प्रश्नों पर श्री जिन्ना के पकड़ में आने के बावजूद श्री गांधी ने अपना सारा समय इस बात को प्रमाणित करने में लगा दिया कि CR सूत्र वास्तव में लीग का वही लाहौर प्रस्ताव है। इस प्रकार उन्होंने उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर खो दिया। इन वार्ताओं के उपरांत श्री गांधी और श्री जिन्ना क्रिकेट खिलाड़ियों की भांति क्रिकेट का खेल खत्म होने पर अपने अपने खेमों में वापस आ गए, जैसे कि आगे करने के लिए अब कुछ नहीं है। क्या वे पुनः मिलेंगे, और यदि हाँ तो कब? इस बात की कोई सूचना नहीं है। इसके बाद क्या होगा? क्या ये प्रश्न उन्हें व्यथित करता हुआ प्रतीत नहीं होता? ये समझना कठिन है कि पाकिस्तान के सवाल को हल किए बिना भारत किस प्रकार अपना राजनीतिक उत्थान कर सकता है। पाकिस्तान का सवाल कोई उस वर्ग का सवाल नहीं है जिस पर चर्चा करने का निषेध हो। ये प्रश्न उन प्रश्नों की श्रेणी का नहीं है जिसके बारे में लोग इस बार सहमत होकर कि उनकी राय नहीं मिलती, प्रश्न को वहीं छोड़ दें। ये ऐसा प्रश्न है जिसके समाधान की खोज करनी ही पड़ेगी, किंतु किस प्रकार? इसका समाधान या तो समझौते या मध्यस्थता द्वारा हो सकता है। यदि इसका समाधान समझौते द्वारा किया जाता है तो ये इस हाथ ले और उस हाथ दे के अनुसार होना चाहिए, न कि एक पार्टी के समक्ष आत्मसमर्पण द्वारा। उसे समझौता नहीं कहा जा सकता, वह आज्ञा देना होगा।
अंतोतगत्वा अच्छी भावना का उदय हो और दोनों पार्टियां एक समझौते पर पहुंच जाएं। परंतु समझौते में लंबा समय लग सकता है। ये समय और अधिक लंबा हो, इसके पूर्व ही किसी सद्भावना का उदय होना चाहिए, पर यह कोई नहीं बता सकता कि इसमें कितना समय लगेगा। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसको टाला नहीं जा सकता और सांप्रदायिक समस्या के समाधान के बिना इसमें जल्दबाजी भी नहीं की जा सकती। इसे समझौते पर आधारित करने का अर्थ इसके समाधान का अनिश्चित काल के लिए टालना है। अतः दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका सर्वोत्तम मार्ग किसी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा इसमें मध्यस्थता है। पाकिस्तान के प्रश्न को गर्भित करते हुए अल्पसंख्यकों की समस्या में विवादग्रस्त विषय उक्त अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड को सौंप दिए जाने चाहिए। उक्त बोर्ड में ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर के अन्य बाहरी देशों के सदस्य नियुक्त हों। भारत में विधि विहित प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति, मुस्लिमों, परिगणित जातियों, सिखों तथा भारतीय ईसाइयों से उक्त बोर्ड में अपने अपने प्रतिनिधि चुनने को कहा जाए। अपनी मांगों के समर्थन में ये अल्पसंख्यक जातियां तथा हिंदू लोग बोर्ड के सम्मुख उपस्थित हों और उक्त बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्णय को मान्यता प्रदान करें। ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित आश्वासन दिए जाने चाहिए। 1. कि उन्हें सांप्रदायिक समझौते से कोई वास्ता नहीं है। इसे समझौते अथवा मध्यस्थ बोर्ड पर छोड़ दिया जाएगा। 2. कि भारत सरकार अधिनियम में उपबंध करने के लिए उक्त बोर्ड द्वारा प्रदत्त सांप्रदायिक प्रश्न के निर्णय को कार्यान्वित किया जाएगा। 3. कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ मंडल के निर्णय को भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति उनके कर्तव्य निर्वहन का पर्याप्त कारण माना जाएगा और ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनियन का दर्जा देगी। इस प्रकार की प्रक्रिया के अनेक लाभ हैं। इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्णय में ब्रिटिश हस्तक्षेप के भय का उन्मूलन हो जाता है, जिसके विषय में कांग्रेस द्वारा अनेक बार ये शिकायत की गई है कि उनके हस्तक्षेप के फलस्वरूप सांप्रदायिक मसलों पर निर्णय नहीं हो पाता। ये कहा गया है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए जो कुछ चाहती है उसकी अपेक्षा ब्रिटिश सरकार से अल्पसंख्यकों को अधिक प्राप्त होगा, अतः कांग्रेस से उनकी पटरी नहीं बैठती। उक्त प्रस्ताव में दूसरा लाभ है कि यह कांग्रेस की उस आपत्ति को रद्द कर देता है कि संविधान को अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के लिए अनिवार्य करने से अल्पसंख्यकों के हाथों में भारत की संवैधानिक उन्नति पर रोक लग जाएगी। ये शिकायत की गई है कि अल्पसंख्यक अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं अथवा ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति को रुकवाने के लिए उन्हें बहकाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें इस बात की शंका है कि अल्पसंख्यक ब्रिटिश सरकार के हाथ की कठपुतली हैं। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शिकायत के इस आधार को पूरी तरह हटा देती है। अल्पसंख्यकों की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि उनकी मांगें स्पष्ट एवं न्यायोचित हैं तो किसी भी अल्पसंख्यक जाति को उक्त अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ मंडल से डरने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मध्यस्थ के सामने अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता में कुछ भी न्याय विरुद्ध एवं असंगत नहीं है। ये उस सामान्य कानून का अनुसरण करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश बनने की आशा नहीं करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के मामले में भी इसके अपवाद की गुंजाइश नहीं है। एक व्यक्ति की ही भांति वे अपने मामले में न्यायाधीश बनने का दावा नहीं कर सकते। ब्रिटिश सरकार के विषय में क्या? मुझे इसमें कोई कारण नजर नहीं आता कि इस योजना के किसी भाग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाएगी। संप्रदाय संबंधी पंचाट के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा भावना उत्पन्न हो गई है। ये एक कृतहर्तापूर्ण कार्य रहा है और ब्रिटिश सरकार को इससे मुक्त होने में प्रसन्न होना चाहिए। ऐसी कतिपय जातियां हैं जिनके संबंध में ब्रिटिश सरकार अपने को स्वतः ट्रस्टी समझती है और जिनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करती है। वे लोग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ मंडल द्वारा उनके हितों की सुरक्षा का संविधान में उल्लेख करने से अधिक और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उक्त मध्यस्थ मंडल के निर्णय को कार्यान्वित करने में एक ही संदिग्धता है, जिसके फलस्वरूप कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। वह संदिग्धता इस प्रकार की है कि यदि वादग्रस्त पार्टियों में से कोई भी एक अपना मामला उक्त मध्यस्थ मंडल के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करती है, तो इस स्थिति में सवाल ये होगा कि क्या ऐसी पार्टी के विरुद्ध निर्णय को लागू करने में ब्रिटिश सरकार सही होगी? मुझे ये कहते हुए कोई कठिनाई नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ऐसी पार्टी के विरुद्ध उक्त निर्णय को कार्यान्वित कर सकती है। जो पार्टी अपना मामला उक्त मध्यस्थ मंडल के समक्ष रखने का निषेध करती है,
उसकी क्या स्थिति है? इसका उत्तर यह है कि ऐसी पार्टी आक्रामक होगी। झगड़े में पहल करने वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? उसे अधिकृत आज्ञाओं के पालन के लिए बाध्य करना होगा। एक पार्टी के विरुद्ध जो मध्यस्थ मंडल के सम्मुख नहीं जाना चाहती, मध्यस्थ मंडल के निर्णय को लागू करने का मतलब आक्रामक पार्टी के विरुद्ध आज्ञा पत्र को लागू करने की कार्यवाही है। ब्रिटिश सरकार को इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के मामलों को तय करने के लिए ये एक उत्तम, प्रमाणित एवं मान्यता प्राप्त ढंग है और लीग ऑफ नेशंस की इस पर मुहर है। उसने ये फार्मूला उस समय निकाला था जब मुसोलिनी ने अबिसीनिया के साथ अपने झगड़े की मध्यस्थता के समय इसका निषेध किया था। पर जो कुछ मैंने प्रस्तावित किया है, उसके बाद क्या? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानता कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। जो कुछ मैं जानता हूं वो यही है कि उत्तर दिए बिना भारत में स्वतंत्रता नहीं होगी। इसलिए ये निर्णयात्मक होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए और संबंधित पार्टियों के लिए संतोषप्रद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।